हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी ए जूटेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एसे 210। एसे 210 का नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो पिछले वीडियोस में हमने देखा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या है एसे 200 में। तो अभी टाइम है एक नया ऑडिट स्टार्ट करने का। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स समझने पड़ेंगे, वो एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं एसे 210 में क्या क्या कवर हो रहा है। सो क्या लिखा है? ऑडिटर शुड एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। ठीक है, कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब नया ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, या तो फिर जो रिकरिंग ऑडिट है आपका वो कंटिन्यू करने के लिए आपको एक बेसिस पे आना चाहिए, है ना। वो बेसिस एग्रीड होना चाहिए। कैसे एग्रीड होना चाहिए? थ्रू establishing whether the preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding of the terms of audit engagement between the auditor and the management or TCWG। मतलब कुछ ऐसी प्री कंडीशंस आप रखोगे ऑडिट के लिए जो अगर प्रेजेंट है तो ही मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा या कंटिन्यू करूंगा। एंड देन आपका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब जो आप समझ रहे, जो ऑडिटर जो समझ रहा है टर्म्स, वही सेम टर्म्स मैनेजमेंट ने भी समझने चाहिए। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर एक समझ रहा है और मैनेजमेंट कुछ दूसरा ही समझ रहा है ना। तो यहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट जो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ऑडिट किस चीज का होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं? एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमने ऐसे 200 में देखा था, राइट। एज पर AFRF प्रिपेयर होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा प्री कंडीशन भी पहले वही है कि डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एक्सेप्टेबल, है ना। एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब हमने एक एग्जाम्पल देखा था 200 में, जैसे एक स्मॉल NGO है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग तरीके से बनाती है, और एक लार्ज कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल्स अलग तरीके से बनाती है। मतलब वो इंडेस फॉलो करती है। शायद एक स्मॉल कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग भी कर रही होगी। तो जो नेचर ऑफ द एंटिटी है उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करी है, राइट। मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, ये उसने एक्नॉलेज भी करनी है और अंडरस्टैंड भी करनी है। मतलब समझना भी चाहिए मैनेजमेंट ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उसने मानना भी चाहिए, है ना। तो ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट? for preparation of financial statements in accordance with AFRF including where relevant their fair presentation। मतलब जहाँ पे भी fair presentation required है वहाँ पे उसने fair presentation भी follow करना है, और as per AFRF अपने financial statements जो है वो prepare करने हैं, है ना। AFRF में हमने देखे थे दो तरीके के AFRF होते हैं, compliance framework and fair presentation framework, है ना। 200 में ये सब कुछ हमने देखा था। अब नेक्स्ट क्या है? AFRF के हिसाब से तो मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा ही, बट इसमें और भी एक चीज लगती है जो है फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब आपको याद आ रहा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने यही देखा था कि एक में देखना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो AFRF के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं क्या, और जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, इसका रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर ने लेना है। तो यहाँ पे भी सेम है। AFRF के हिसाब से एक तो प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा क्या है, उनको फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के लिए मैनेजमेंट ने क्या करना है, तो उसने इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है ना। इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है? एक कंपनी अपना एक कोई कंट्रोल प्रोसीजर डिफाइन करती है। जैसे हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब जो पर्सन इनवॉइसेस प्रिपेयर कर रहा है मान लो, या फिर जो पर्सन जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर रहा है, उसने ही वही अगर ऑथोराइज किए, वही अगर अप्रूव किए तो चलेगा क्या? नहीं। तो जो एम्प्लॉय वो परचेस ऑर्डर्स या फिर जो भी जर्नल एंट्रीज है वो पोस्ट कर रहा है, तो दूसरा पर्सन को ही उसको अप्रूव करना चाहिए, है ना। ये हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं एक कंपनी में, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, देर आर हाई चांसेस कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। ठीक है, और
थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किए, ठीक है, हो गया, बट अभी हमें ऑडिट करना है ना, तो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को भी तो ये एक्सेस देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ये एक्सेस किस तरह से होना चाहिए, it should be access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of financial statements। मतलब जो भी मैनेजमेंट प्रिपेयर करते टाइम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है मैनेजमेंट, उसको जो भी रिलेवेंट लग रहा है उसको एक्सेस देना चाहिए उसने ऑडिटर को, उसका एक्सेस उसने ऑडिटर को देना चाहिए। और ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो हो सकता है कि उसको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी लगे, तो वो भी ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा। तो additional information that the auditor may request from the management for the purpose of the audit। तो all information का access जो मैनेजमेंट को रिलेवेंट लग रहा है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस जो ऑडिटर को रिलेवेंट लग रहा है और ऑडिटर जो रिक्वेस्ट करेगा, एंड unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain the audit evidence। मतलब ऑडिटर को जिस भी किसी की इंक्वायरी करनी है एंटिटी में, उसके पास उसे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, है ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो कंपनी में, ठीक है। तो ये हो गए प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। क्या क्या है, ऑडिटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है तो वो जिस बेसिस पे बनाए गए हैं वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन जो है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, विच इज मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करनी है एंड अंडरस्टैंड करनी है टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएफआरएफ, इंक्लूडिंग वेयर रिलेवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन। फिर क्या है, इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that are free from material misstatements whether due to fraud or error। ठीक है, तो प्रिपरेशन हो गया एज पर एएफआरएफ, फिर इंटरनल कंट्रोल हो गया, एंड देन टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद access to all the information, additional information that auditor may request, and unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain the audit evidence। Okay, अब अगर ये प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इसमें से कोई एक प्री कंडीशन अगर प्रेजेंट नहीं है ऑडिटर के टर्म्स में, मतलब ऑडिट के टर्म्स में, तो ऑडिटर ने क्या करना है, ये चीज मैनेजमेंट के साथ पहले तो डिस्कस करनी है कि क्यों ऐसे हो रहा है ना। तो पहले तो डिस्कस करना है, उसका कुछ सोल्यूशन निकालना है डिस्कशंस के बाद। अगर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्री कंडीशन है ना, तो ये तो होनी ही चाहिए। बट अगर नहीं है तो पहले डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है उससे डिस्कशन के बाद भी तो एक्सेप्ट मत करो ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन अगर आपको लॉ रेगुलेशन ने ऐसे मैंडेट किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी ही है, तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ आपको ये ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है। यस, सो अभी हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट इसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑडिटर्स के डिटर्मिनेशन में रिलेवेंट होते हैं टू डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। तो ये क्या होते हैं फैक्टर्स, अब जैसे सोचो आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने दिए हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि कितने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना। तो आप देखोगे कि अगर स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेटेड है ना, तो ये देखोगे तो इसका मतलब आप पहले क्या देखोगे, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर देखा, फिर जैसे ही आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं आप क्या देखते हो, ये किस एंटिटी के है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, इसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए है क्या मैनेजमेंट, तो आप एंटिटी का नाम पढ़ते हो। अब नाम पढ़ते ही आपको दिखता है वो कैसी एंटिटी है, मतलब लिस्टेड एंटिटी है, प्राइवेट है, स्मॉल एंटिटी है, क्या है ना। तो आप नेचर ऑफ एंटिटी देखते हो। उसके बाद आपने सीए की पढ़ाई की है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको पता है, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर देखा, एक बार एंटिटी का नेचर देखा, तो आपको पता है कि लॉ इस टाइप के एंटिटी को, इस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कौन सा फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपको पता है। तो आपने ये भी देखना है कि वेदर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स दिस एएफआरएफ, है ना, तो वही एप्लीकेबल किया है क्या, तो ये आपने देखना है। और लास्ट में आप देखोगे पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्पस मतलब क्या है कि ये किन टाइप के यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए। जैसे कोई एक लिस्टेड कंपनी है, मान लो इन्फोसिस लिमिटेड,
तो ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, तो वो इन डेज के बेसिस पे सपोज करती है ना। तो वो किसके लिए होता है पर्पस इसका? तो उनके शेयर होल्डर्स के लिए, उनके इन्वेस्टर्स के लिए, उनके रेगुलेटर्स के लिए, है ना, जनरल पब्लिक के लिए होता है, ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके, है ना। दे हैव द रिलायबल इंफॉर्मेशन टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, इसके लिए इसका पर्पस होता है। लेकिन मान लो अगर कोई एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है सिर्फ सबमिशन टू द बैंक के लिए, क्योंकि उसको लोन चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका यूजर कौन हो गया? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो बैंक हो गई, है ना। तो उसका पर्पस क्या होगा? बैंक के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स, जैसे हो गया कैश फ्लो देखेगी बैंक, फिर उसके डेट रिपेमेंट कैपेसिटी देखेगी ये एंटिटी की, है ना। तो ये हो गया पर्पस। तो क्या क्या हो गए फैक्टर्स रिलेवेंट टू ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ? एक तो नेचर हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, है ना। आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए तो आप देखोगे कंसोलिडेटेड है, स्टैंड अलोन है, तो नेचर हो गया। फिर एंटिटी का नेचर हो गया। देन लॉ ने देखना है आपको कि लॉ ने कौन सा प्रिस्क्राइब किया है एएफआरएफ इस एंटिटी के लिए, एंड देन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है उसमें जनरली ये एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। ओके, कौन से एट्रीब्यूट्स दिखते हैं? रिलेवेंस, मतलब जो भी नेचर ऑफ एंटिटी है, जो भी पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो रिलेवेंट होनी चाहिए, इसलिए रिलेवेंस। देन कंप्लीटनेस, मतलब सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट, सारे अकाउंट बैलेंसेस जो है वो रिकॉर्ड होने चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो ओमिट हो गया, है ना। कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन वो ओमिट नहीं होना चाहिए, तो कंप्लीटनेस भी रिक्वायर्ड है, तो वो जनरली होता है एएफआरएफ में, है ना। देन न्यूट्रलिटी, मतलब क्या? कोई भी बायस नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है वो। एंड देन उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो होना चाहिए कंसेप्ट, वेयर एप्लीकेबल रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड नॉट मियरली देयर लीगल फॉर्म, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा अगर, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के टाइम हमने ऐसे 200 में एक एग्जाम्पल देखा था कि जिसमें एक कंपनी ने लैंड खरीदी थी बहुत सालों पहले, जब उसकी वैल्यू थी सिर्फ 10 लाख की। अभी आज के डेट में वो लैंड की वैल्यू हो रही है 5 करोड़ की। तो अपना फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है कि आप हिस्टोरिकली प्रेजेंट करो, है ना, आपके एसेट्स को। तो अगर हमने हिस्टोरिकली प्रेजेंट किया तो हमारा लैंड का वैल्यू आज भी क्या दिखेगा? 10 लाख का। बट कंपनी ने क्या सोचा कि ये फेयर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का उसने सोचा, तो उसने क्या किया? फेयर वैल्यू पे वो लैंड को दिखाया, है ना। तो दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म and result in reasonably consistent evaluation, measurement, presentation and disclosure when used in the similar circumstances। तो ये सब, ये 5 चीज़ें इसमें होनी चाहिए फाइनेंशियल एएफआरएफ में। क्या है? रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, तो हमने एक्सेप्टेबिलिटी तो देखी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, बट अगर ये एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल ही है, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो रही है सेटिस्फाई, तो हमें लग रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है एफआरएफ, बट लॉ और रेगुलेशन ने वो प्रिस्क्राइब किए। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लो कि कोई एक कंपनी, कंट्री का लॉ, कंपनी लॉ क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर करने हैं। अब ऑडिटर का पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है कि कैश बेसिस जो है वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर नहीं दे पा रहा है, बिकॉज इट इग्नोर्स द रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड अदर अक्रूवल्स, है ना, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो करें। बट अभी ये प्रिस्क्राइब किया है लॉ रेगुलेशन ने, तो इसलिए हम इसको, मतलब कुछ ऐसे नहीं बोल सकते, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इवन दो इट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इस केस में ऑडिटर ने एंगेजमेंट कब एक्सेप्ट करनी है? ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो पहली कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट ने एग्री करना चाहिए टू प्रोवाइड द एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मिसलीडिंग। तो मैनेजमेंट ने ऐसे बोलना चाहिए कि कैश बेसिस पे किया गया है तो ऐसे रिसीवेबल्स, पेएबल्स सब इग्नोर हो रहे हैं ना, तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स उसने देने चाहिए टू अवॉइड मिसलीडिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये एक मैनेजमेंट की कंडीशन होगी जो मैनेजमेंट ने फॉलो करनी है। ऑडिटर की कंडीशन क्या है कि
कि it is recognized in the terms of the audit engagement that the auditor's report on the financial statements will incorporate an emphasis of matter paragraph drawing users attention to the additional disclosures as per SA 706। मतलब जो मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं उसकी तरफ हम यूजर का ध्यान देंगे by adding emphasis of matter paragraph in our audit report, है ना। SA 706 में ये emphasis of matter paragraph का आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे जो बोला गया उसके हिसाब से हम वो पैराग्राफ बनाएंगे और यूजर्स का ध्यान जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएंगे, है ना। तो ये एक एग्री होना चाहिए टर्म्स में। और दूसरा क्या है, अनलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन अगेन टू एक्सप्रेस द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द फ्रेजेस present fairly in all material respects or give a true and fair view, the auditor's opinion on the financial statements will not include such phrases। तो ऑडिटर ने जनरली जब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो ऑडिटर का ये लिखता है वो रिपोर्ट में कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर ने अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ ये ऐसी फ्रेजेस नहीं यूज करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, है ना। तो अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है बट ये प्रिस्क्राइब है बाय लॉ रेगुलेशन, तो आपने ये कंडीशंस देखनी है। एक तो मैनेजमेंट की तरफ का क्या है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑडिटर की तरफ का क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करो और अपनी रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन में ये ऐसी फ्रेजेस आप मत दो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, लेकिन अगर ऐसे हो रहा है कि ये भी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, इसमें से भी कोई एक कंडीशन या सारी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लॉ रेगुलेशन क्या बोल रहा है कि आपको ये ऑडिट एंगेजमेंट लेना ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मतलब देखो एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी अनएक्सेप्टेबल है, उसमें भी लॉ बोल रहा है कि नहीं आपको यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना है। तो आपने कुछ कंडीशंस रखी तो वो भी कंडीशंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना ही है। तो ऑडिटर ने क्या करना है, if evaluate the effect of misleading nature of financial statements on the auditor's report and include appropriate reference to this matter in the terms of audit engagement। मतलब suppose 50% balances are of receivables payables which are not included in the financial statements because हम cash basis of accounting follow करें, तो 50% मिसलीडिंग नेचर हो गया। तो ऑडिटर ने ये इवेल्युएट करना है ये इफेक्ट कि 50% जो है मिसलीडिंग है ना। तो इवेल्युएट किया और उसने इसका रेफरेंस भी अप्रोप्रिएट इंक्लूड किया अपने टर्म्स में, है ना। तो लास्ट चांस ऑडिटर के पास यही रहता है कि अपने टर्म्स में जो भी है वो इंक्लूड करे। ओके, ये हो गया। अब क्या है कि हमारी एक प्री कंडीशन क्या थी, उसमें लिखा था कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाहिए to all information, to additional information and to persons within the entity for the inquiry, है ना। बट अगर ऐसे हो रहा है कि if management और TCWG impose limitation on scope of auditor's work in terms of proposed audit engagement, मतलब क्या है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मान लो ऑडिट कर रहे हो और मैनेजमेंट आपके पास आके क्या बोलता है कि ऑडिटर आप क्या करो, आप सारा ऑडिट करो बट हमारा जो एक ओवरसीज सब्सिडरी अकाउंट है उसको आप कुछ मत करो उसका, क्योंकि उसके रिकॉर्ड जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। आप उसका कुछ मत करो, बाकी सब कुछ आप ऑडिट कर लो। तो आप क्या पूछते हो कि ये ओवरसीज सब्सिडरी जो भी आपकी है वो आपके टोटल रेवेन्यू में से कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो मैनेजमेंट बोलता है 40% करती है। अब देखो 40% के लिए मैनेजमेंट ने आपके ऊपर लिमिटेशन ऑन स्कोप डाल दिया, 40% का आपको वो ऑडिट करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही है, तो आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे ऑन दिस मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि मेरा जो मैं ओपिनियन देने वाला हूँ तो वो मैं कैसे दूंगा, है ना। तो ऑडिटर बिलीव्स दैट द लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, मतलब ये ऑडिटर ओपिनियन दे ही नहीं सकता बिकॉज इसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो एज पर ऐसे 705 ये ओपिनियन जो है वो मतलब डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन मतलब दे ही नहीं सकता, है ना। तो अगर ऐसे हो रहा है तो ऑडिटर को क्या करना है, ही शैल नॉट एक्सेप्ट द लिमिटेड सच ए लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। अगेन लॉ रेगुलेशन बीच में आ ही रहा है, अगर लॉ रेगुलेशन ने बोला तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा है तो अगर ऐसे लिमिटेशन है और आपको लग रहा है कि लिमिटेशन जो है वो डिस्क्लेम करेगा ये ओपिनियन, मतलब आप दे ही नहीं सकते ओपिनियन,
तो in that case you should not accept this limited engagement unless required by law or regulation to do so. Okay, so here we cover the few important steps of SA 210 like the preconditions of an audit, the acceptability of AFRF and limitation on scope of the audit. In the next video, we will cover the further concepts of SA 210 like the change in terms, audit engagement letter, उसके contents क्या क्या होते हैं audit engagement letter के और few more concepts. So stay tuned and thank you so much for staying with me till the end. See you in the next video. Till then, bye bye.